एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपको कभी अपनी ही चेतना से छुट्टी लेने का मन हुआ है? सोचिए, एक युवक रात के सन्नाटे में छत पर बैठा है, आंखें भारी हैं, सांसें तेज हैं, और वो धीरे से कहता है, मैं बस थोड़ा हल्का महसूस करना चाहता हूं। दूसरी तरफ एक साधक सुबह 4 बजे उठकर ध्यान में बैठा है, रीढ़ सीधी है, आंखें बंद हैं, और वो भी वही बात कहता है, मैं भीतर की शांति चाहता हूं। दोनों अलग दिखते हैं, दोनों की भाषा अलग है, पर शायद दोनों की मांग एक ही है, मन की बदली हुई अवस्था। तो मुद्दा ये नहीं कि नशा सही है या गलत, मुद्दा ये है कि इंसान अपनी सामान्य चेतना से असंतुष्ट क्यों हो जाता है, और वो उस असंतोष से निकलने के लिए कौन सा दरवाजा चुनता है। भाग 1, सामान्य चेतना हमें संतुष्ट क्यों नहीं करती। हमारा रोज का मन कैसा होता है? थका हुआ, चिंतित, भविष्य की आशंका में उलझा हुआ, अतीत की गलतियों में अटका हुआ। हम काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर भी भीतर कुछ खटकता रहता है। हम फोन स्क्रॉल करते हैं, लोगों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करते हैं, और फिर भी अंदर कहीं एक खाली जगह बची रहती है। क्योंकि इंसान सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहता, वो ज्यादा महसूस करना चाहता है, ज्यादा खुशी, ज्यादा अर्थ, ज्यादा गहराई। वही ज्यादा की भूख उसे कभी शराब की तरफ खींचती है, कभी गांजे की तरफ, कभी किसी और पदार्थ की तरफ। लेकिन क्या खोज गलत है या सिर्फ तरीका गलत है? ये प्रश्न असल में बहुत गहरा है। भाग 2, दिमाग खुद एक केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए, हमारा दिमाग खुद रसायन बनाता है। डोपामीन जो प्रेरणा जगाता है, सेरोटोनिन जो मनोदशा संभालता है, इंडोर्फिन जो दर्द घटाता है, ऑक्सीटोसिन जो अपनापन बढ़ाता है। मतलब प्रकृति ने पहले से ही हमें अंदरूनी नशा दिया हुआ है। इसलिए सवाल ये बनता है कि जब भीतर ही व्यवस्था है तो बाहर की जरूरत क्यों पड़ती है? कारण सरल है, बाहरी चीजें तेज असर करती हैं, वे इंतजार नहीं कराती, वे अनुशासन नहीं मांगती, वे तुरंत बदलाव देती हैं, और इंसान का मन अक्सर तुरंत राहत चाहता है। लेकिन जो चीज तुरंत मिलती है वो कई बार स्थायी नहीं होती, और कभी-कभी उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। भाग 3, तेज रास्ता बनाम गहरा रास्ता। अब कल्पना कीजिए, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप एक बटन दबाते हैं और आपकी चेतना बदल जाती है, रंग तेज हो जाते हैं, संगीत गहरा लगने लगता है, विचार अलग दिशा में दौड़ने लगते हैं। दूसरा रास्ता, आप रोज अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, सांस को नियंत्रित करते हैं, विचारों को देखते हैं और धीरे धीरे भीतर उतरते हैं। पहला रास्ता रोमांचक है, दूसरा रास्ता धीमा है, पर असली फर्क क्या है? पहले रास्ते में नियंत्रण बाहर है और दूसरे रास्ते में नियंत्रण आपके भीतर बनता है। बाहर का रास्ता आपको अनुभव दे सकता है, पर भीतर का रास्ता आपको क्षमता देता है। अनुभव और क्षमता में जमीन आसमान का अंतर है। भाग 4, अनुभव और समझ में फर्क। कई लोग कहते हैं, हमें बहुत गहरी समझ मिली, हमें जीवन का सत्य दिख गया, हमें अपने डर का कारण मिल गया। लेकिन गहरा अनुभव और स्थायी समझ 2 अलग चीजें हैं। जब दिमाग रसायनों के प्रभाव में होता है तो वो चीजों को ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकता है। छोटी बात विशाल लग सकती है, साधारण विचार ब्रह्मज्ञान लग सकता है, किसी पुराने घाव पर अचानक रोशनी पड़ सकती है। पर क्या वो सच में गहराई है या सिर्फ न्यूरॉन्स की उत्तेजना? विज्ञान बताता है कि जब ब्रेन के कुछ नेटवर्क्स कुछ समय के लिए ढीले होते हैं तो नए कनेक्शन बन सकते हैं। इससे क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, दृष्टिकोण बदल सकता है, पर इसी जगह भ्रम भी जन्म ले सकता है, क्योंकि दिमाग अर्थ बनाने की मशीन है और कभी-कभी वो अर्थ गढ़ भी देता है। भाग 5, ध्यान का विज्ञान। अब ध्यान की बात करें। गहरे ध्यान में ब्रेन वेव पैटर्न बदलते हैं, अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ सकती हैं और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो सकता है। इसका मतलब क्या है? वही नेटवर्क जो हमें लगातार मैं की कहानी सुनाता रहता है, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा करना है, मैं असफल हो गया, मैं कमतर हूं, वो कहानी कुछ देर के लिए धीमी पड़ जाती है। और जब मैं की आवाज धीमी होती है तो शांति गहरी लगती है। ये भी चेतना की बदली हुई अवस्था है, लेकिन यहाँ कोई बाहरी पदार्थ नहीं है, यहाँ अभ्यास है, जागरूकता है और धीरे धीरे बनने वाली स्थिरता है। भाग 6, असली खतरा कहाँ है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, समस्या पदार्थ में कम, निर्भरता में ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति हर तनाव में, हर अकेलेपन में, हर बेचैनी में उसी सहारे की ओर लौटता है तो धीरे धीरे उसका मन खुद से दूर होने लगता है। वो सामना करना भूल जाता है, वो भीतर झांकना भूल जाता है। और यही असली खतरा है, क्योंकि जीवन का दर्द खत्म नहीं होता, जीवन की अनिश्चितता खत्म नहीं होती। और यदि आपका मन हर बार बाहर भागने लगे तो आप अपने ही भीतर बेघर हो जाते हैं। भाग 7, किशोर मन और अस्थिरता। अब एक संवेदनशील बात, टीनेज दिमाग
अभी विकसित हो रहा होता है। उस समय पहचान बन रही होती है, निर्णय क्षमता आकार ले रही होती है, भावनाओं का उतार चढ़ाव तेज होता है। अगर उसी समय कोई मजबूत साइकोएक्टिव प्रभाव बार बार डाला जाए तो दिशा बदल सकती है। यह हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन जोखिम मौजूद रहता है। इसलिए परिपक्वता सिर्फ उम्र नहीं, समझ भी मांगती है। और समझ का मतलब है परिणामों को देख पाना, सिर्फ उत्सुकता में बह न जाना। भाग 9, बाजार और मनोविज्ञान। अब जरा दुनिया की तरफ देखिए। आज सब कुछ लाइफस्टाइल बन चुका है। जो चीज पहले सीमित थी वो अब ब्रांड बन चुकी है। पैकेजिंग बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, और जैसे ही पैसा जुड़ता है कहानी भी बदल जाती है। फायदे तेज आवाज में बताए जाते हैं, नुकसान धीमी आवाज में छिपा दिए जाते हैं। ये सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं, ये मानव मनोविज्ञान की बात है। हम मीठी बात तुरंत खरीद लेते हैं और कड़वी बात को बाद के लिए टाल देते हैं। भाग 10, असली स्वतंत्रता क्या है? अब अंतिम प्रश्न, क्या स्वतंत्रता ये है कि आप कुछ भी ले सकें, या स्वतंत्रता ये है कि आपको कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़े? अगर आपकी शांति किसी बाहरी चीज पर टिकी है तो वो स्वतंत्रता नहीं, निर्भरता है। और निर्भरता हमेशा डर पैदा करती है कि अगर वो चीज न मिली तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन अगर आपका मन अभ्यास से स्थिर हो जाए तो वो आपकी कमाई है, वो भीतर की संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अंतिम निष्कर्ष, संतुलन। तो निष्कर्ष ये नहीं कि नशा देवताओं का वरदान है या समाज का दुश्मन। निष्कर्ष ये है कि क्या हम जागरूक हैं, क्या हम समझ के साथ निर्णय लेते हैं, या सिर्फ जिज्ञासा, दबाव या भागने की इच्छा से। दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, उसे झटका देना आसान है, उसे प्रशिक्षित करना कठिन है। लेकिन जो चीज कठिन है वही टिकाऊ है। और शायद असली ट्रांस वही है जो बिना धुएं के, बिना रसायन के, बिना बाहरी सहारे के भीतर से उठे और आपको आपकी ही जिंदगी में ज्यादा उपस्थित बना दे।